अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयशा अहमद ऑफिशियल। आपने अंग्रेजी का एक मुहावरा तो सुन ही रखा होगा कि सक्सेस हैज मैनी फादर्स, फेलियर इज एन ऑर्फन। तो ये मुहावरा अभी अभी पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी नौजवान अरशद नदीम, जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है, उस सिचुएशन के ऊपर मुझे पूरी तरह लगता नजर आ रहा है। यही वो नौजवान हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि 40 साल बाद कोई गोल्ड मेडल जो है वो ओलंपिक्स के अंदर हम लेकर आए हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये कोई पहला गोल्ड मेडल है जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने विन किया है। इसी के साथ साथ उन्होंने 92.97 मीटर दूर अपनी जिवलाइन को थ्रो करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, कहते हैं कि पता नहीं 102-103 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ा है और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत फख्र की बात है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हर कोई इसका क्रेडिट जो है, जिस तरह मैंने कहा सक्सेस हैज मैनी फादर्स, तो हर कोई इसका क्रेडिट लेना चाह रहा है। क्या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तो क्या दूसरे हुकूमती ओहदों पर बैठे हुए मुख्तलिफ लोग मुबारकबादें पेश कर रहे हैं और क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अगर उनकी पूरे के पूरे सर्कमस्टांसिस और उनके बैकग्राउंड के ऊपर अगर हम नजर दौड़ाएं और उनकी पुरानी वीडियोस और पुराने इंटरव्यूज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उनके पास ट्रेनिंग के लिए जो है वो किसी किस्म की उनको जो है वो सहूलतें मुयस्सर नहीं थी पाकिस्तान के अंदर। और आज इसी हवाले से बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर दोनों प्लेयर्स जो कि इंडिया से नीरज चोपड़ा जो इनके कंपेटिटर थे और पाकिस्तान से अरशद नदीम की सहूलतों का जो है उन्होंने मुवाजना किया है, कंपैरिजन किया है। और हमें जो है उससे अगर हम उसकी बात करें उस रिपोर्ट की तो हम देखते हैं कि नीरज चोपड़ा को इंडिया ने पिछले साल में उनकी ट्रेनिंग के ऊपर 7 करोड़ इंडियन जो हैं वो खर्च किए हैं। और कहते हैं कि उनके पास 100 से ज्यादा, 150 के करीब शायद अप्रोक्सीमेटली, नहीं मुझे पता, 150 से ज्यादा ही जिवलाइन है जिनको वो थ्रो करके अपनी ट्रेनिंग्स करते हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से जो है वो खरीदे गए हैं। और उनकी ट्रेनिंग्स के ऊपर 7 करोड़ इंडियन पिछले साल में खर्च हुए हैं। अगर हम उसको पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो वो बनते हैं कोई 21 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। तो दूसरी तरफ हम एक दूसरे प्लेयर की अगर बात करें जो गोल्ड विन करके आया है तो वहां पर उसकी पास एक भी जिवलाइन नहीं थी अपनी ट्रेनिंग के लिए। अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। आज वो सारे हुकूमती ओहदेदारान जो इस सारी जीत का क्रेडिट अपने सर ले रहे हैं और ये बस बता रहे हैं कि सारे की सारी जीत जो है वो हमारी ही हुकूमत में हमेशा से हुई है। तो मैं बताती चलूं कि मार्च 2024 यानी इसी साल, हाँ जी इसी साल, जब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है और गोल्ड विन किया है अरशद नदीम ने, तो उनके पास मार्च 2024 तक जिवलाइन खरीदने के पैसे नहीं थे। क्योंकि वो एक इस तरह की स्टिक है जिसको एक खास वेट के ऊपर बनाया जाता है, उसका एक खास मटेरियल होता है। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है कि वही जो है उसी के साथ जो है वो ट्रेनिंग करते हैं जो प्लेयर्स हैं। तो बदकिस्मती के साथ उनके पास एक भी जिवलाइन नहीं थी। उनके पास पुरानी किसी ने उनको दी हुई थी, कहते हैं कि वो भी ख़राब हालत में थी, जिसके साथ वो अपनी जो है वो ट्रेनिंग करते रहे हैं। और वो उन्होंने बहुत सारे हुकूमती डिपार्टमेंट्स को एप्लीकेशंस दी क्योंकि वो 4-5 लाख की एक जिवलाइन जो है वो आती है। लेकिन फिर उनके अपने गांव के लोग, उनको मैं सलूट करना चाहूंगी जिन्होंने उनकी स्पिरिट को देखते हुए उनके लिए सब लोगों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और उनके लिए जिवलाइन खरीदने के पैसे अरेंज किए। फिर उन्होंने ट्रेनिंग की, उसके बाद उनके कोच जिन्होंने उनकी ट्रेनिंग में मदद की और बाकी के बहुत से लोग जो बाद में जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया। और वो आज ये दिन जो है अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में उन्होंने तारीख रकम कर दी है। एक ऐसा नौजवान जिसके पास अपनी उस खेल के लिए वो चीज़ खरीदने के पैसे तक नहीं है और वो ओलंपिक्स में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है, शानदार और दिल खुश कर दिया है और पाकिस्तान के लिए आज फख्र की बात है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह पे आप देख लें तो हमें बहुत सारी जगहों पे हमारे हुक्मरान जो हैं वो सारे अपने ही अल्लाह तआला में मसरूफ़ हैं कि वो सारे उनके अपने खर्चों को कम करने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन स्पोर्ट्स हो या कोई भी और फील्ड जहाँ पर यूथ को सपोर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर किसी किस्म की सपोर्ट नहीं मिलती।
हम एजुकेशन सेक्टर की भी बात करें तो वहाँ पर भी अभी बहुत सारे रूल्स को चेंज किए जाने की बात हो रही है, जिसकी वजह से हम टीचर्स कम्युनिटी या वो स्कूल लेवल पे है या वो कॉलेज लेवल पे हम देखते हैं कि उनमें आपस में बहुत सारी ये डिस्कशंस चल रही हैं अभी कि इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जाएं, और यूनियंस जो हैं वो प्रोटेस्ट कर भी रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए जो एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो चीज़ों को प्राइवेटाइज करने में और इस तरह की चीज़ों में लगी है। लेकिन मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि किसी भी स्टेट के अंदर जब हमने स्टेट बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट भी हम देखते हैं तो वो यही है कि वो जुड़ा हुआ है नेशन बिल्डिंग के साथ। और नेशन बिल्डिंग बेसिकली किस तरह से होती है किसी भी स्टेट के अंदर, जब उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी नेशन है उसको जोड़ के रखने के लिए वो काम किए जाएं जिससे उन्हें ये लगे कि उन्हें उनके फ़ायदे के लिए, उनके रिलीफ के लिए पॉलिसीज़ बननी चाहिए, ना कि इस तरह की पॉलिसीज़ बने जो हम देखते हैं कि टैक्सेस लग रहे हैं, बिजली के बिलों में इजाफे किए जा रहे हैं, यूनिट गैस के हों, बिजली के हों, बढ़ रहे हैं, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हुक्मरानों को अब सीरियस नोट पे अपनी पॉलिसी मेकिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ पॉलिसी मेकिंग बल्कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन भी, ताकि हम स्टेट के अंदर नेशन बिल्डिंग कर सकें और हम प्रोग्रेसिव हो सकें, हम तरक्की कर सकें, हम दुनिया के साथ compete कर सकें। वरना तो फिर हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर क्या सूरत हाल है, वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर भी हम देखेंगे। और हमने देखा कि कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की वो गुफ्तगू, वो जो उन्होंने जो है वो एक मीटिंग बुलाई जिसके अंदर उन्होंने कुरान पाक की आयत और बहुत कुछ जो है एक्सप्लेन किया। लेकिन अगर उसकी हम क्रक्स निकालें और उसकी बॉटम लाइन की बात करें तो वो हम देखते हैं कि उसके अंदर सिर्फ कहने की यही कोशिश की जा रही थी कि अगर किसी ने बांग्लादेश की तरह बाहर निकलने की कोशिश की या अगर किसी ने हमारे खिलाफ खड़े होने की कोशिश की तो उसका हाल ऐसा होगा कि जो 9 मई भी आप भूल जाएंगे। तो बस फिर यही बात है कि इस तरह से नेशन बिल्डिंग नहीं होती, इंक्लूसिविटी होनी चाहिए और लोगों के पास राइट होना चाहिए। यहाँ पर तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है, लोग जो हैं वो अपनी राय का इजहार नहीं कर सकते, हर कोई डरता है अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने से, कब पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए। तो इस तरह से चीज़ें नहीं होती। स्टेट को चाहिए कि वो कोई स्पोर्ट्समैन है, वो एजुकेशन सेक्टर है, वो कोई भी और सेक्टर है, स्टेट की सपोर्ट हमेशा साथ होनी चाहिए, फिर ही हम एक प्रोग्रेसिव स्टेट जो है वो बना सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इससे आपको मेरे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।